हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम 5वीं वीडियो करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज की। तो हर बार की तरह हम इसमें भी 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, पीजीटी के लिए, सेट के लिए, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी यानी इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रैशनैलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिविल्ड प्रेफरेंस इंडिकेट। रैशनैलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? रैशनैलिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? जो एक पर्सन जो है वो अपने साउंड माइंड में है तो वो क्या करेगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्रेफरेंस टू बिगर ओवर स्मॉलर बंडल ऑफ गुड, यानी कि अगर उसके पास एक स्मॉलर बंडल ऑफ गुड है और एक बिगर बंडल ऑफ गुड है तो वो क्या बिगर बंडल ऑफ गुड को चूज करेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन विद द सेम बंडल ऑफ गुड, एक बंडल ऑफ गुड है ए, उसमें दो गुड्स हैं, दूसरा बी ऑफ बंडल ऑफ गुड्स है, उसमें सेम दो गुड्स हैं, तो क्या उससे मैक्सिमाइजेशन हो सकता है सेटिस्फेक्शन का? जी नहीं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन डिस्पाइट ए डिक्लाइन इन द साइज ऑफ बंडल ऑफ गुड, अगर ए बंडल ऑफ गुड को यूज कर रहा था जिसमें दो गुड्स हैं और उसने जब बी बंडल को यूज करना शुरू किया जिसमें सिर्फ एक गुड है, क्या उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगी? नहीं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्रेफरेंस टू स्मॉलर ओवर बिगर बंडल ऑफ गुड, अगर कोई पर्सन ए बंडल ऑफ गुड यूज कर रहा है जिसमें 4 गुड हैं और बी बंडल ऑफ गुड आया जिसमें 2 गुड हैं, तो क्या वो इस बंडल ऑफ गुड को चूज करेगा जिसमें सिर्फ 2 गुड हैं एज कंपेयर टू वो बंडल जिसमें 4 गुड्स हैं? जी नहीं। इससे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्रेफरेंस टू बिगर ओवर स्मॉलर बंडल ऑफ गुड, यानी स्मॉलर बंडल ऑफ गुड की कंपैरिजन में अगर वो बिगर बंडल ऑफ गुड चूज करेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, रैचेट इफेक्ट रिलेट्स टू। रैचेट इफेक्ट क्या है? रैचेट इफेक्ट हमने किस में पढ़ा था? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में पढ़ा है हमने, डजनबेरी की। इसका मतलब क्या है कि एक बार किसी पर्सन की कंजम्पशन इंक्रीज हो गई तो अगर आप उसकी इनकम डिक्रीज भी कर देते हैं तब भी उसकी कंजम्पशन वापस पहले वाले लेवल पे नहीं जाती, क्योंकि उसको आदत हो जाती है नए कंजम्पशन लेवल पे रहने की। अगर मान लीजिए आपके पास पहले मोबाइल फोन नहीं था, अब आपने मोबाइल फोन ले लिया, ठीक है, अपनी इनकम बढ़ी और आपने मोबाइल फोन ले लिया, तो अगर आपकी इनकम घट के पहले जितनी भी हो जाती है तब ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल फोन अपना बेच देंगे और पहले वाली कंडीशन पे चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल फोन की यूज करने की आदत हो गई है। तो जब हम नए कंजम्पशन पैटर्न पे पहुंच जाते हैं तो हम इनकम डिक्रीज होने पे वापस उस लेवल पे नहीं जा सकते। हाँ, इनकम कम होने से हम कंजम्पशन जरूर कम करेंगे पर उस लेवल तक कम नहीं कर सकते जितनी हम पहले कंजम्पशन करते थे, ठीक है। तो रेजेट इफेक्ट हमने किस में पढ़ा है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट ऑफ 2015-16 द एक्सटर्नल डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अबाउट डैश ऑफ द टोटल पब्लिक डेट। देखिए इसका आंसर है 3.7%। तो ये, लेकिन ये है 2015-16 के हिसाब से। आपको बताना है कि इस टाइम 2021-22 में कितना था। 21-22 में इंडिया का एक्सटर्नल डेट टोटल पब्लिक डेट का कितने परसेंट था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आप बिल्कुल याद करके जाइएगा जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट बेसिकली है कितना। इस टाइम अगर दिसंबर 2021 के हिसाब से हम देखें तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट था 614.9 बिलियन यूएस डॉलर। ये इंडिया का एक्सटर्नल डेट, जो कि अगर हम इसे जीडीपी से कंपैरिजन करें तो ये 20.3% के आसपास पड़ता है। ओके, अब अगर हमने जानना हो एक्सटर्नल डेट का टोटल पब्लिक डेट में क्या डिफरेंस है तो हमें पता होना चाहिए टोटल पब्लिक डेट कितना है हमारा और फिर एक्सटर्नल डेट कितना है। तो एक्सटर्नल डेट टोटल डेट का कितने परसेंट है ये हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दोनों डाटा आपने जरूर याद करके जाने हैं एग्जाम से पहले। ये करंट डाटा आपको याद होने चाहिए, यानी जिस भी टाइम आपका एग्जाम है उस साल का आपको डाटा पता होना चाहिए, और अगर पिछले साल का भी आप पता कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट विच टाइप ऑफ डेफिसिट इज सजेस्टेड बाय द फॉर्मूला टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए यूजुअली तो हम इसे लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और ये क्या होता है? ये बजट डेफिसिट होता है। वहीं पे अगर टोटल रिसिप्ट माइनस करने से पहले हम यहाँ पे बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दें, यानी बोरोइंग ना घटाएं अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो ये आ जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दें तो हमारे पास आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। वहीं पर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द 12th, 13th, 14th फाइनेंस कमीशन इंडिया द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट इन द टोटल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू वाज डैश रिस्पेक्टिवली। देखिए 12th फाइनेंस कमीशन ने बताया था 30.5%, जबकि 14th ने बताया था 42%। तो यहीं से वैसे आपका आंसर निकल जाना चाहिए। 13th ने बताया था 32% स्टेट का शेयर। अब जो है 15th फाइनेंस कमीशन चला हुआ है और 15th फाइनेंस कमीशन ने बताया है 41%। ओके, तो इस चीज को आपने याद रखना है किसी भी एग्जाम को देने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट एन इंडिफरेंस कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग। देखिए पॉजिटिवली स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है? वो होगी ऐसे, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व क्या है? पॉजिटिवली स्लोपिंग है।
ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है और ये इंडिफरेंस कर्व 4 है। जैसे जैसे हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। मान लीजिए यहाँ पे है गुड्स x, ये है गुड y, ये हम इस सेटिस्फेक्शन पे हैं। ओके, अब मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच जाए यानी कि इंडिफरेंस कर्व 4 पे पहुंच जाए तो हमारी इंटरसेक्शन इंक्रीज होनी चाहिए। तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं x की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई और y की क्वांटिटी बढ़ गई। तो जब इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है ना, उस केस में एक कमोडिटी क्या होती है, बैड होती है और एक कमोडिटी गुड होती है। एक अच्छी कमोडिटी होगी और एक बुरी कमोडिटी होगी। तो हम बुरी कमोडिटी की कंजम्पशन कम करना चाहते हैं और अच्छी कमोडिटी की कंजम्पशन ज्यादा करना चाहते हैं, तब हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाते हैं। तो अगर एक पॉजिटिवली स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व है तो बोथ द कमोडिटी आर वांटेड कमोडिटी, नहीं, वन कमोडिटी इज वांटेड एंड अदर इज अनवांटेड, ये बिल्कुल सही है। वन ऑफ द कमोडिटी इज न्यूट्रल, नहीं, बोथ द कमोडिटी आर अनवांटेड, नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक कमोडिटी वांटेड होती है, अनदर कमोडिटी जो होती है वो अनवांटेड होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द कमोडिटी आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, अगर कोई कमोडिटीज जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिफरेंस कर्व वुड बी। देखिए सब्स्टिट्यूट के केस में हमने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी, ऐसी होगी। इसमें एक ही पॉइंट आता है जो हमें सेटिस्फेक्शन बताता है। इसमें क्या है, आप किसी सिंगल कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर सकते दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन को कम करके। तो इसी में एक ही पॉइंट सेटिस्फेक्शन वाला होता है। तो अगली इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो हायर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ये होगा, उससे अगली पे जाएंगे तो हायर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ये होगा। तो इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में कैसी होती है, एल शेप्ड स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु आर द मेन प्रोपोनेंट ऑफ न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक। देखिए न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के प्रोपोनेंट थे हिग्स, कार्डर, फिर आए थे ए बर्गिंसन, फिर थे हमारे पी स्किटोस्की और इसके बाद एफ नाइट, इसे फ्रैंक नाइट कहते हैं। ये हमारे अब्राहम बर्गिंसन है। तो हिग्स, कार्डर, अब्राहम बर्गिंसन, पी स्किटोस्की एंड एफ नाइट। तो इधर हम देख लेते हैं, हिग्स बिल्कुल सही है, एलन जी नहीं, तो ये तो हो गया गलत। एलन है हमारे पास, स्किटोस्की है, सैमुअल्सन है नहीं, हिग्स है, कार्डर है, स्किटोस्की है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हिग्स, कार्डर एंड स्किटोस्की क्या थे, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के मेन प्रोपोनेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने इसमें से देखनी है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम द कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, मार्जिन रेवेन्यू 0 होता है। देख लेते हैं हम, ये डायग्राम है हमारे पास, ये यहाँ पे मैंने टोटल रेवेन्यू कर्व एक ही डायग्राम में ले लिया। वैसे हम अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें टोटल रेवेन्यू कर्व बताई होती है हमारी, तो इसमें एक ही पे ले लिया हमने टोटल रेवेन्यू कर्व। तो आप देख सकते हैं जब टोटल रेवेन्यू कहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे, और जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम द कॉरस्पॉन्डिंग इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू 1। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो यानी कि मार्जिन रेवेन्यू क्या है, 0 है। और मार्जिन रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू 1 माइनस 1 अपॉन में ई क्या है हमारी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी डिमांड क्या दी है, 1 दी गई है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस कभी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो मार्जिन रेवेन्यू को 0 होने के लिए क्या चाहिए कि हमारी इलास्टिसिटी 1 हो। अगर इलास्टिसिटी 1 होगी तो अंदर वाली टर्म क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 यानी कि 0। प्राइस इंटू 0 कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मार्जिन रेवेन्यू 0 कब हो सकता है, जब हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू में 1 हो। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग पॉजिटिव द इलास्टिसिटी और डिमांड ग्रेटर देन 1। देखिए यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू 0 है और ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू में 1, और हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व के मिड पॉइंट पे इक्वल टू 1 होती है। तो इससे पर ऊपर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और इस पॉइंट से नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ओके, तो जब टोटल रेवेन्यू कर्व राइज कर रही है ये, तो उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। When total revenue is rising and positive elasticity demand less than 1 होगी, नहीं, जब टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है तब इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्या हमने इनकरेक्ट देखना था, जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज स्टेटमेंट, ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर गुड्स। ये बिल्कुल सही है। गिवन गुड्स किसे कहते हैं, वो इंफीरियर गुड्स जिनके केस में लॉ ऑफ डिमांड गलत प्रूव हो जाता है, यानी कि अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं गिवन गुड्स क्या होती हैं, इंफीरियर गुड्स ही होती हैं। और ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इंफीरियर गुड्स गिवन गुड नहीं होती, हर गिवन गुड इंफीरियर गुड्स होगी। इंफीरियर गुड के केस में
अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, जैसे नॉर्मल गुड के केस में होता है। लेकिन गिफन गुड के केस में क्या होता है, गिफन गुड वो इंफीरियर गुड होती है जिनके केस में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऑल गिफन गुड इंफीरियर गुड हो सकती हैं, लेकिन ऑल इंफीरियर गुड गिफन गुड नहीं हो सकती। तो इसमें स्टेटमेंट 1 ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द ग्रोथ लिटरेचर सिग्मा कन्वर्जेंस रेफर टू। देखिए, एक होता है सिग्मा कन्वर्जेंस, एक होता है बीटा कन्वर्जेंस। सिग्मा कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, जहां पे लोगों के बीच में, किसी कंट्री के अंदर जो इनकम है लोगों की, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाए, गैप कम हो जाए, लोगों के बीच में अगर इनकम इनक्वालिटी कम हो रही है तो उसे हम सिग्मा कन्वर्जेंस कहते हैं। और बीटा कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, जब पुअर इकोनॉमी जो है वो फास्टर ग्रो करे रिच इकोनॉमी के कंपैरिजन में, जब पुअर कंट्री जो है वो फास्टर ग्रो करने लग जाए रिच कंट्री के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें सिग्मा कन्वर्जेंस पूछा है, तो देख लेते हैं। पुअर इकोनॉमीज ग्रो फास्टर देन रिच इकोनॉमीज, नहीं, ये बीटा कन्वर्जेंस होता है। ओके। रिडक्शन इन द डिस्पर्जन ऑफ इनकम लेवल अक्रॉस कंट्री, यानी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्पर्जन लेवल, इनकम जो गैप है इनकम का वो कम हो रहा हो, तो यही है हमारा सिग्मा कन्वर्जेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ट्रांजिशनल इनकम हैज पॉजिटिव एंड हाई कोरिलेशन विद परमानेंट इनकम, नहीं। पॉजिटिव एंड लो कोरिलेशन विद परमानेंट इनकम, नहीं। जीरो कोरिलेशन विद परमानेंट इनकम, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया हुआ है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की, अगर आपने वीडियो देखी है, कि ट्रांजैक्शन इनकम का कोई भी रिलेशन नहीं होता परमानेंट इनकम से, यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ ट्रांजिशनल इनकम जीरो होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने मैच करना है। इन्वेंट्री अप्रोच टू मनी डिमांड, इन्वेंट्री अप्रोच टू मनी डिमांड हमें किसने दी थी, बोमल ने दी थी। ओके। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन किसे दी थी, हमें एडमंड फेल्प्स ने दी थी। यहाँ पे फेल्प्स कर लीजिएगा, यहाँ फेल्प्स लिखा है, ये एडमंड फेल्प्स ने दी थी। लोअर टर्निंग पॉइंट के बारे में किसने बोला था, हिक्स ने बोला था ट्रेड साइकिल में। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हमें किसने दी थी, फ्रैंको मोडग्लानी ने दी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम ऑप्शन ए टू डी गिवन बिलो। लॉन्ग रन फिलिप कर्व शो नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन फिलिप कर्व, यानी कि लॉन्ग रन फिलिप कर्व जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं दिखाती इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल हैव रैशनल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर इन्फ्लेशन। देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में आपने पढ़ा हो, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन भी यही कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता। तो इसकी रीजनिंग भी बिल्कुल ठीक है। थोड़े ही दिन में हम वीडियो करने वाले हैं फिलिप्स कर्व के ऊपर, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एस इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following term of trade concept attempt to capture the productivity in the export sector and import competing sector of a country? Double factorial term of trade, gross barter term of trade, net barter term of trade या income term of trade? देखिए, डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है, डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड को अगर हम ऐसे लिखें, टीडी से लिखें, तो ये होता है पी एक्स अपॉन में पी एम इंटू में जेड एक्स अपॉन में जेड एम इंटू में 100। यहाँ जेड एक्स क्या है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, और जेड एम क्या है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट सेक्टर। तो यही पूछा हुआ है हमें, प्रोडक्टिविटी इन द एक्सपोर्ट सेक्टर एंड इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड। और ये डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड हमें दिया किसने था, जैकोब विनर ने। जैकोब विनर ने हमें ये दिया था डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड। अगर हम ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड की बात करें, ये हमें दिया था टॉसिग ने, FW टॉसिग कहते हैं इन्हें हम, तो ये टॉसिग ने हमें दिया था। और ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड को हम कैसे लिखते हैं, अगर इसे हम TG लिखें तो ये हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई विद 100। ओके। वहीं पे नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये भी हमें टॉसिग ने ही दिया था, FW टॉसिग, ठीक है। और नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड को हम कैसे लिखते हैं, अगर इसे N से लिखें हम, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन में प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू में 100। और इनकम टर्म ऑफ ट्रेड को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसे TI लिखें तो इनकम टर्म ऑफ ट्रेड को हम लिखते हैं PX इंटू में PM मल्टीप्लाई विद QX। यहाँ पे आप देख सकते हैं PX अपॉन में PM इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट। ये है नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। यहाँ आ गया हमारा ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, ये क्या है, डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड। और इसे क्या कहते हैं हम, PX अपॉन में PM को नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। तो कह सकते हैं आप नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड यानी कि
TN मल्टीप्लाई विद ZX अपॉन में ZM, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स और इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मेक ए चॉइस ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस बाय कार्ल मार्क्स फॉर डेवलपमेंट सोसाइटी। देखिए कार्ल मार्क्स ने जो है 6 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट सोसाइटी की। पहली स्टेज थी उनकी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सेकेंड स्टेज थी स्लेव सोसाइटी, थर्ड स्टेज थी फ्यूडलिज्म, फोर्थ थी कैपिटलिज्म, फिफ्थ थी सोशलिज्म और सिक्स स्टेज थी स्टेटलेस कम्युनिज्म। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन सी स्टेज की बात हुई है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जी हाँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया था। उसके बाद फ्यूडलिज्म आया था, जी हाँ। कैपिटलिज्म उसके बाद आया था, हाँ जी। सोशलिज्म उसके बाद आया था, यस। कम्युनिज्म उसके बाद आया था, बिल्कुल सही। सेकंड अगर हम देखें, प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया था पहले, बिल्कुल सही। फिर फ्यूडलिज्म आया था, बिल्कुल सही। फिर सोशलिज्म आया था। फिर कम्युनिज्म आया था। कैपिटलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म तो सोशलिज्म से भी पहले आया था, तो ये गलत हो जाएगा। फ्यूडलिज्म पहले आया था, चलो मान लेते हैं फ्यूडलिज्म। फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया था, नहीं प्रिमिटिव कम्युनिज्म तो फ्यूडलिज्म से पहले आया था। ओके, सो कम्युनिज्म पहले आया था, नहीं कम्युनिज्म तो सबसे लास्ट में। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से पहले आएगा, तो ये हो गया गलत आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस स्टेजेस को आप याद रखिएगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर स्टेटलेस कम्युनिज्म। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच टू डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा जो है क्लासिकल अप्रोच का पार्ट नहीं है। सेज लॉ, जी नहीं, सेज लॉ तो हमें पता है क्लासिकल फॉलो करते थे, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्लासिकल फॉलो करते थे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, ये भी क्लासिकल्स ने कहा था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल रहती है हमेशा, तो ये भी गलत आंसर है। मनी वेज रिजिडिटी, ये क्लासिकल ने मनी वेज रिजिडिटी की बात नहीं की थी। क्लासिकल ने कहा था मनी वेज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये गलत है, ये क्लासिकल का पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी बिकम ग्रेटर देन द अचीवेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर आपने कोई ग्रोथ रेट अचीव करी और उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़ गई, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉपुलेशन ट्रैप। क्या कहते हैं हम इसे, पॉपुलेशन ट्रैप कहते हैं। अगर आपने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी और उसकी वजह से पॉपुलेशन और बढ़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम पॉपुलेशन ट्रैप कहते हैं। माल्थुजियन ने भी इसके बारे में बात करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज प्रोपोनेंटेड बाय। ये आप सबको पता है, रोजेंटीन रोडन की बात है। इसके अलावा अगर हम लुईस की बात करें, लुईस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। इन्हें हम फर्स्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किंडलबर्ग ने क्या दी थी हमें, हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। और कार्ल मार्क्स की डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, इंटरजनरेशन इक्विटी, इंटरजनरेशन इक्विटी, इंटरजनरेशन इक्विटी, इंट्राजनरेशन इक्विटी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये, इंट्राजनरेशन इक्विटी एंड इंटरजनरेशन इक्विटी। इंट्राजनरेशन इक्विटी क्या होती है, इसका मतलब है कि किसी कंट्री में जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बीच में इक्विटी हो। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा गरीब हो जिसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज ना हो, और एक कुछ ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज्यादा अमीर हो जहां पे रिसोर्सेज हो जिनके पास। तो इंट्रा जनरेशन इक्विटी रहनी चाहिए, यानी इसी किसी कंट्री में जो जनरेशन रह रही है, प्रेजेंट जनरेशन जो रह रही है, उनके बीच में इक्विटी रहेगी, तो उसे हम इंट्रा जनरेशन इक्विटी कहते हैं। और इंटर जनरेशन इक्विटी क्या कहते हैं, कि हमारी जो करंट प्रेजेंट जनरेशन है वो इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करे कि आने वाली जनरेशन जो है, जो फॉलोइंग जनरेशन है, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि उनकी एबिलिटी ना रहे रिसोर्सेज को यूज करने की, तो प्रेजेंट जनरेशन को देख के कंजम्पशन करना चाहिए। इतना ज्यादा ओवर कंजम्पशन ना कर लें कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज छोड़ के ना जाएं, तो उसे हम कहते हैं इंटर जनरेशन इक्विटी। और इंट्रा जनरेशन इक्विटी होती है जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उनके बीच में इक्विटी रही। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाएं किस सोसाइटी में और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, तो उनके बीच में इक्विटी रहे। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन कंसेप्ट, प्रेजेंट जो जनरेशन है उनमें भी इक्विटी रहे और जो आने वाली जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन है उन दोनों के बीच में भी इक्विटी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इसका आंसर होता है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जो है वो बेटर मेजर है, क्यों, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट में जो है नेगेटिव इनकम भी हम यूज करते हैं। अगर किसी पर्सन की नेगेटिव इनकम या वेल्थ है तो उसका यूज भी हम कर सकते हैं, इसीलिए हम गिनी कोफिशिएंट को बेटर मेजर मानते हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो गिनी कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, ये हमारी
लॉरेंज कर्व, ये हमारी इक्वालिटी कर्व, ठीक है। अगर ये कर्व के बीच का एरिया ए है और ये कर्व के नीचे का एरिया बी है तो गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम, ए अपॉन में ए प्लस बी, यानी कि कर्व के बीच का एरिया अपॉन में टोटल एरिया, इस ट्रायंगल का टोटल एरिया ए प्लस बी, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम गिनी कोफिशिएंट। अगर इसकी वैल्यू जीरो के करीब आती है तो यानी कि इकोनॉमी में इक्वालिटी है, अगर इसकी वैल्यू 1 के पास आती है तो इसका मतलब है इकोनॉमी में बहुत इनइक्वालिटी है। ओके, तो गिनी कोफिशिएंट याद रखिएगा, बेटर मेजर होता है इनकम इनइक्वालिटी देखने का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात की थी जे पोलॉक और एनएस बुचनन ने। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात की थी ए खान और एचबी चेनरी ने। री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात की थी गेलिंसन और लिबिनस्टीन ने। और टाइम सीरीज क्राइटेरिया ए के से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। 4 3 2 1 4 3 2 1, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री आर द स्लम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, दिस स्टेटमेंट इज स्टेटेड बाय। अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो स्लम है वर्ल्ड इकोनॉमी का, ये किसने कहा था। देखिए ये स्टेटमेंट दी थी ए के कैरन क्रॉस ने कहा था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना वो वर्ल्ड डेवलपमेंट इकोनॉमीज का स्लम्स हैं, यानी कि वर्ल्ड में जो गरीब लोग जो रहते हैं वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री में रहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। व्हेन एक्सचेंज रेट चेंज फ्रॉम $1 is equal to 65.22 to $1.67.27 due to market forces, it is called devaluation of rupee, revaluation, appreciation, depreciation। देखिए पहले $1 के बदले में हम 65 रुपए ही देते थे। ओके, अब $1 के बदले में हमें 67 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो एक बात तो पक्का है कि हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है। अब इसे हम डिवैल्यूशन कहें या डेप्रिसिएशन कहें, इसमें कंफ्यूजन है। देखिए जब ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है ना तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, जब ये सेंट्रल बैंक खुद करता तब हम इसे डिवैल्यूशन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डेप्रिसिएशन। जब भी मार्केट फोर्सेस की वजह से होगा तब हम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपोर्ट्स आर टैक्स बट एक्सपोर्ट्स आर नॉट टैक्स। देखिए जो हमारे पास इंपोर्ट आ रहा है उन पे टैक्स लग रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रही है स्टेट या कंट्री उस पे टैक्स नहीं लग रहा। तो ये किसके अंडर होता है, रेजिडेंस प्रिंसिपल, ओरिजिन प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, सोर्स प्रिंसिपल। आपने जीएसटी के केस में भी सेम सा कंसेप्ट देखा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। यानी कि जो एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है यानी कि बेसिकली जहां पे आके वो कंज्यूम हो रहा है वहां पे उस पे टैक्स लगेगा। तो इसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।